हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्वल साइंस पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन। आपको इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, मेरे को भी उतना ही इंतजार था। बात तो सही है। लेकिन इस साल मार्केट में मार्वल पेपर क्वेश्चन बुक जो है बहुत ही लेट आई है। एक्चुअल में ये बुक जो है वो नवंबर में आ जाती थी, लेकिन इस बार गुजरात बोर्ड ने लास्ट मोमेंट पे पेपर पैटर्न चेंज की है। इसकी वजह से जो सारी बुक्स पब्लिश हुई है वो इस साल लेट हुई है। अभी तक गाला पेपर बुक जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं आई है। जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक ये अवेलेबल नहीं है। जैसे ही गाला की पेपर बुक आ जाएगी तुरंत ही हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 10 गुजरात बोर्ड के साइंस और सोशल साइंस दोनों के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अभी हम साइंस का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 1 का। कुछ दिनों में आप लोगों को सोशल साइंस का भी पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या बात है सर। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन ए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग एंड आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे के सारे 1 मार्कर्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है, जो एक्चुअल में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट कलर डज टर्मरिक गिव विथ द बेस सब्सटेंस। टर्मरिक जो है अगर वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन से कलर में वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का है, हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। इसका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेडिश ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव OH फंक्शनल ग्रुप। इसमें से कौन से कंपाउंड के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप होता है। OH का मतलब एल्कोहल है, एल्कोहल के लास्ट में OL आता है। तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हो ऑप्शन बी के अंदर पीछे OL आता है, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन बी, दैट इज ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन 3 में पूछा है, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें फूड सबसे कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पे होता है। तो एक्चुअल में वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 4 में पूछा है, राइट द यूनिट ऑफ करंट। करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 5 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज टू रीड स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर बहुत स्मॉल लेटर्स होते हैं, हमें अगर उसको देखना है तो मैग्नीफाई करना पड़ेगा। कौन सा लेंस मैग्नीफाइंग लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो हम टिक कर देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6 में पूछा है, अ पर्सन विथ प्रेस बायोपिया डिफेक्ट वेयर्स ग्लासेस विथ विच लेंस। जो इंसान को प्रेस बायोपिया हुआ है, यानी कि नजदीक का भी नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे इंसान को जो है बाइफोकल लेंस यूज करना चाहिए, दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो हम टिक कर देंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में पूछा है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ आइसोमोर्फिक सीरीज। आइसोमोर्फिक का मतलब यहाँ पे हम अल्केन सीरीज की बात कर रहे हैं। अल्केन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है, जिसके अंदर फर्स्ट मतलब कि एक ही कार्बन एटम होता है, वो मीथेन होता है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर लिखोगे मीथेन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट इज। मान लो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट की वैल्यू में क्या होता है, तो अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम टिक करेंगे इंक्रीजेस ग्रेटली। फिर क्वेश्चन 9 में पूछा है, द यूरिनरी ब्लैडर इज एन ऑर्गन ऑफ द डैश सिस्टम। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में पूछा है,
द ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम, पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं वो जीन्स के थ्रू होते हैं, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जीन्स वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इसके अंदर पूछा है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, मिरर एंड लेंस विल बी। हमारे पास एक मिरर है और लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव गिवन है। नेगेटिव फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव मिरर साथ साथ में कॉनकेव लेंस की होती है, तो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए बोथ कॉनकेव, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे बोथ कॉनकेव। अब 12th वाले क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे टिक करेंगे मर्क्यूरी। अब ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 13 में पूछा है मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, टीन डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये जो पर्टिकुलर मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स में से है। फिर पूछा है रिप्रोडक्शन इन लेशमेनिया इज बाय फिजन, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है द प्यूपिल डज नॉट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल जो है वो हमारे आई के अंदर कितनी लाइट एंटर होने वाली है उसको रेगुलेट नहीं करता, एक्चुअल में वो करता है, तो हम एक्चुअल में यहाँ पे लिखेंगे आंसर फॉल्स। सौर कर्ड कंटेन्स एसिटिक एसिड, ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज वहां पे लैक्टिक एसिड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 17 के अंदर रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स अकर्स थ्रू विच हार्मोन, कौन से हार्मोन के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे इंसुलिन। ठीक है। अब क्वेश्चन 18 में पूछा है इन मेंडल्स पी एक्सपेरिमेंट द ऑफस्प्रिंग स्ट्रक्चर during the second generation is TT, TT and TT distinguish between dominant structure and passive structure। तो ये जो फर्स्ट वाला है उसको डोमिनेंट स्ट्रक्चर कहते हैं और जो लास्ट वाला है वो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है फाइंड एंड राइट द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी मिसमैच्ड पेयर है। तो फर्स्ट पूछा है रेटिना को लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन कहते हैं, तो ये तो सही है, वहां पे इमेज बनती है। फिर है कॉर्नियल जिसको क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, तो ये रॉन्ग, कॉर्निया एक अलग पार्ट होता है, क्रिस्टलाइन लेंस एक अलग पार्ट होता है, इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, तो ये हमारी मिसमैच्ड पेयर हो गई। लास्ट वाला भी आप रीड कर सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे हमारा बी वाला। फिर क्वेश्चन 20 में पूछा है राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपल सा आंसर है इसका P इज इक्वल टू आई आर। P को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाना। I का मतलब होता है करंट और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर से ओम्स लॉ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसके अंदर है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो स्टेम की ग्रोथ के काम में आता है, तो हम इसके अंदर टिक करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला 21 के लिए आंसर आएगा हमारा बी। फिर एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प में आता है, तो हम इसमें टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। फिर 23 वाले के अंदर हम टिक करेंगे ये वाला, एक्चुअल में इसको बी वाला ऑप्शन कर देना, और 24 में हम टिक करेंगे ये ए वाला। तो इस तरीके से हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन बी, जिसके अंदर आपको 2 मार्कर्स पूछे जाते हैं और इन सब में से आप लोगों को सिर्फ 9 अटेम्प्ट करने हैं,
अब कह सकते हो कि आपके लिए पेपर पैटर्न बहुत ही इजी हो चुकी। अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई इज नाइट्रोजन गैस फिल्ड विथ ऑयल एंड फैटी एसिड। क्यों नाइट्रोजन गैस को हम फील करते हैं कोई भी ऑयल या तो फैटी एसिड वाले सब्सटेंस के साथ। आप लोगों ने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, उसके अंदर जो आपको पार्ट दिखाई देता है जो फूला हुआ होता है वो एक्चुअल में होता है नाइट्रोजन गैस की वजह से। एक्चुअल में ऑयल और फैटी फूड्स जो है, अगर मान लो हम वहां पे एयर को फील करते तो एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट करके उसका टेस्ट और स्मेल चेंज कर देता। उस चीज को कहा जाता है रेंसिडिटी, जिसको हम कहते हैं कि खाना जो है वो सड़ चुका है। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे ऑक्सीजन यानी कि एयर को फील नहीं करते, नाइट्रोजन गैस को फील करते हैं टू स्टॉप दी रेंसिडिटी, या तो आप कह सकते हो कि टू स्टॉप दी ऑक्सीडेशन, कि फूड का ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए हम वहां पे वो यूज करते हैं नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आंसर जो है आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सिंपल है। स्टेट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपको मेटल्स की कोई भी 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर ली। तो मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनके अंदर शाइन भी होते हैं, शाइनिंग भी होती है। ठीक है, और साथ साथ में वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ अकेला मर्क्यूरी ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों को डायग्राम के फॉर्म में गिवन है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम जो है आप लोग अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना विडियो को पॉज करके। हमेशा आपको एक ऐसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा ही जाता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना होता है, तो आप लोग डायग्राम की इनफ प्रैक्टिस रखना। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है एक्सप्लेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लीव्स। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये लीव्स के अंदर जो है बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इस चीज को कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो है वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पे एक न्यू प्लांट ग्रो होता है पेरेंट प्लांट के ऊपर। ये जो नीचे वाली लीफ है वो पेरेंट प्लांट है और उसके ऊपर जो न्यू प्लांट बना, ठीक है, इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आगे पूछा है ड्यूरिंग अ प्रोग्राम अ डॉक्टर गाइडेड द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सेक्स एजुकेशन ही सेड दैट सिंस सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिशेस अ फिजिकल रिलेशनशिप bacterial and viral diseases such as gonorrhea, AIDS, syphilis and warts can sometimes be transmitted. The program explained that population control can be done through mechanical and chemical methods in which methods such as use of condoms, use of chip, use of copper T, female sterilization and male sterilization. In short आप लोगों को एक पैराग्राफ गिवन है। ये पैराग्राफ में से हमें नीचे जो 2 क्वेश्चन गिवन है उसके आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्लासिफाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इनटू बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस। हमें देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिजीजेस गिवन है, ठीक है, जो मैंने ब्रैकेट बनाया दैट इज लिस्ट ऑफ डिजीजेस। उसमें से कौन सी बैक्टीरियल है और कौन सी वायरल है, तो ये मैंने आप लोगों को उसका आंसर यहाँ पे बता दिया है। आप लोग जो है इसका आंसर नोट कर लेना। ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और ये है हमारे वायरल इन्फेक्शंस। और साथ साथ में हम कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, तो इसका भी आंसर यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल है। आप लोग अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है द कलर ऑफ लाइट इज रेड इन डेंजर सिग्नल्स। आप लोगों ने देखा होगा कि डेंजर की जो साइन है वो हमेशा रेड कलर की होती है। इसका हमें साइंटिफिक रीजन बताना है। तो रेड लाइट जो है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है।
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ कि वो विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड लार्ज डिस्टेंस, लॉन्गर डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकती है। वो आपको दूर से ही दिखाई देती है बिकॉज उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो एनवायरमेंट में ज्यादा स्प्रेड नहीं होती, इसलिए हम उसको यूज करते हैं डेंजर सिग्नल्स में। क्वेश्चन 31 एक न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द फिलामेंट वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, कैलकुलेट द करंट कैरिड इन द सर्किट। अगर 0.5 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट को हम I से डिनोट करते हैं 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स का मतलब 600 सेकेंड हो गया, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट कैरिड इन द सर्किट। एक्चुअल में यहाँ पे करंट नहीं आना चाहिए बिकॉज करंट दे दिया है। क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए था, चार्ज, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है IT, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आएगा 300 कूलम्ब। फिर अगेन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा है, गिव द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो एक सिंगल लाइन में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से सब में से सेम अमाउंट में करंट फ्लो होता है। पैरेलल में क्या होगा कि सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट में करंट फ्लो होगा, बिकॉज उनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे मैंने ये वाले डायग्राम में बताया। इसमें से और इसमें से तीनों ब्रांचेस में से डिफरेंट अमाउंट में करंट जाता है, ठीक है। और साथ साथ में सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होगा कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाता है, लेकिन पैरेलल के अंदर जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। हम हमारे डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर पैरेलल कनेक्शन को यूज करते हैं, सीरीज कनेक्शन को कभी यूज नहीं करते। तो ये पर्टिकुलर आंसर जो है आप लोग नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर पूछा है, राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो हम कुछ इस तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों के तीनों जो है वो 90 डिग्री पे यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। ये जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, ये जो फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेंट्रल फिंगर है वो हमें करंट की डायरेक्शन बताता है। और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं वो आप लिख सकते हो कि फैन और इलेक्ट्रिक मोटर, ये दोनों ऐसे डिवाइसेस हैं जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 में एक डिफरेंस बिटवीन पूछा है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस है। ये एक एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर देना। सबसे पहले गिवन है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को हम इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपल और नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में, ठीक है, उनका डीकंपोजिशन हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का डीकंपोजिशन नहीं होता, इसको हम नेचुरली रिसाइकल कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को हम नेचुरली रिसाइकल नहीं करते। इससे जो वेस्ट बनता है वो एक्चुअल में नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, ठीक है, और साथ साथ में लीव्स हो गए। वो जो वेस्ट है वो क्या है, एक्चुअल में एक नेचुरल इंग्रेडिएंट, और वो हमें वेस्ट के फॉर्म में मिले। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे कि सोप है, डिटर्जेंट है, उनका जो वेस्ट है वो क्या है, एक्चुअल में सिंथेटिक मटेरियल में से हमें मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट दिए हैं, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम में 2 पॉइंट भी लिखोगे तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड राइट अबाउट इट्स कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि जहां पे ग्रुप और कम्युनिटी जिसके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं,
नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ट्रीज है, प्लांट्स है, ये सारे लिविंग कंपोनेंट्स हो गए। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ? रिवर है, माउंटेन है, ये सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। जब हम सब लोग साथ में मिलके रहते हैं तो जो सिस्टम बनती है उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। अब इनके जो लिविंग कंपोनेंट है उनको कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उनको कहा जाता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर आपको एक डायग्राम पूछा है ए बी सी और डी। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को हार्ट का डायग्राम आता है तो आप इसका आंसर कर पाओगे। सबसे पहले ए वाला जो है वो है हमारा क्लिम्बर आर्टरी, दिस इज अवर ए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर जो हमारा यहाँ पे बी वाला है वो एक्चुअल में है हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर हमारा जो यहाँ पे डी वाला जो है वो है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और हमारा जो सी वाला है वो है हमारा इंटरवेंट्रिक्युलर मेम्ब्रेन। तो अगर आप लोगों ने हार्ट का डायग्राम प्रॉपरली लर्न किया है तो आप लोग इसको इजीली आंसर कर पाओगे। अब आता है सेक्शन सी, जो 3 मार्कर्स होते हैं और उसमें हमें लिखने होते हैं NE6। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है व्हाट इज डीकंपोजिशन प्रोसेस एंड एक्सप्लेन एनी वन विथ केमिकल इक्वेशन। हमें यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में लिखना है। यहाँ पे हम कोई भी एक एग्जांपल के थ्रू डीकंपोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एक सिंगल कंपाउंड 2 या तो उससे ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके 3 टाइप है, एक है थर्मल डीकंपोजिशन, सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, और थर्ड होता है फोटो डीकंपोजिशन। उसमें से एक एग्जांपल जो है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का वो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट में से हम हीट पास करते हैं तो वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। CaO को कहा जाता है क्विकलाइन। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। अगर आप इतना पार्ट लिख लोगे तो आपको कंप्लीट 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड का मतलब जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में से जो बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इनका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है, बिकॉज यहाँ पे आयन्स के बीच में लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उनको मेल्ट करना और बॉयल करना डिफिकल्ट होता है। इसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई चला जाता है। साथ साथ में इनका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड और ब्रिटल होता है। ये जो है वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसको वाटर के साथ मिक्स करोगे, जैसे कि हमने NaCl सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स कर दिया, तो वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा। बाद में ये जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मतलब कि सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, लेकिन जब वो वाटर के साथ मिक्स होके मॉल्टन स्टेट में आ जाएंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन 40 में पूछा है स्टेट द मेजर्स टू प्रिवेंट मेटल अल्कलाइजेशन। अल्कलाइजेशन का मतलब कोरोजन होता है कि हमें कोरोजन से कैसे मेटल को प्रिवेंट करना है। तो फर्स्ट मेथड को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर जिंक की लेयर को ऐड कर दे कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो जो है वहां पे जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। हमारे पास एक मेटल था, उसके ऊपर हमने जिंक को ऐड कर दिया। जब वो जिंक एयर में ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करता है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिंक ऑक्साइड की मेटल के ऊपर, और जिसकी वजह से मेटल जो है
वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा और हमने मेटल को प्रोटेक्ट कर लिया। सेकेंड जो मेथड है उसको कहा जाता है एलोइंग। एलोइंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो प्योर मेटल था उसको या तो हमने दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दिया या तो दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया, सो दैट उसका फर्दर कभी रस्टिंग नहीं होगा। जैसे कि हम आयरन के अंदर क्रोमियम और निकल को ऐड करके स्टेनलेस स्टील बना देते हैं। अब वो स्टेनलेस स्टील जो है वो कभी कोरोड नहीं हो। थर्ड जो है वो है हमारा पेंटिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आयरन की ग्रिल्स होती है, डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं, उसके ऊपर पेंट किया जाता है। वो जो पेंट की लेयर है वो रस्टिंग से उसको प्रोटेक्ट करती है। और लास्ट मेथड जो है वो है ग्रीजिंग और ऑयलिंग। जब भी मेटल्स के पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है तो मेटल की सरफेस खराब हो सकती है। उस केस में मेटल की सरफेस के ऊपर ग्रीस और ऑयल लगाया जाता है, सो दैट वहां पे कभी भी मॉइस्चर नहीं आएगा और कभी भी कोरोजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41, हमें एक ऑब्जर्वेशन गिवन है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है द ट्रंक ऑफ अ प्लांट प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड रूम was turned towards an open window where the sunlight was coming from। जो प्लांट का ट्रंक है यानी कि जो ब्रांच है वो सनलाइट की तरफ जो है वो टर्न हो जाती है। इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं तो आपको पता ही है, फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। जब भी प्लांट का कोई पार्ट जो है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाए। सेकंड पूछा है द ट्रंक ऑफ प्लांट ग्रोन इन ओपन फील्ड ग्रोज अपवर्ड्स एंड द रूट ग्रो इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सॉइल। जो ट्रंक है वो हमेशा ऊपर की तरफ जो है ग्रो करता है और रूट्स जो है वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑब्वियसली जो है इसको कहा जाता है जियोट्रोपिज्म। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और ये जो न्यूकल कॉर्ड है उसके बारे में लिखना है। एक्चुअल में ये है आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये वाला सेक्शन, ये जो बी वाला क्वेश्चन है वो है आउट ऑफ सिलेबस, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है। दैट मीन्स आप लोग ये डायग्राम सबसे पहले अपने नोटबुक में ड्रॉ कर दोगे और साथ साथ में इसका आंसर लिख दोगे। सेम आप लोगों को एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है फ्लावर के बारे में कि आपको एक फ्लावर का डायग्राम बनाना है और उसके अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, साथ साथ में पॉलिनेशन भी होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसका डायग्राम भी बना लोगे और यहाँ पे जो मैंने आंसर मेंशन किया है उसको लिख के लर्न कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द थ्री मीडियम्स आर शोन इन द टेबल बिलो। हमें थ्री मीडियम्स ए, बी और सी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। वन रे पासिस फ्रॉम ए टू बी। ओके, हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। इसको हम मीडियम ए कह देते हैं, मीडियम बी। एक जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 1.6 है, इसका है 1.8। तो ये हमारा बनेगा रेरर, ये हमारा बनेगा डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट ऐसे रेरर से डेंसर जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, सच दैट एंगल आर इज लेस देन एंगल। दूसरी रे जो है वो बी से सी जा रही, तो हम मान लो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8, इसका 1.5। अब यहाँ पे क्योंकि वो डेंसर है, ये हमारा डेंसर होगा, ये हमारा रेरर होगा, तो यहाँ पे लाइट जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, बेंड हो जाएगी। आर इज ग्रेटर देन आई मिलेगा। अब क्वेश्चन पूछा है इन विच ऑफ द अबाउट टू केसेस विल लाइट बेंड टुवर्ड्स द वर्टिकल। ये हमने वर्टिकल बनाया, डॉटेड लाइन इज अवर वर्टिकल, जिसको नॉर्मल कहा जाता है। कौन से केस में लाइट टुवर्ड्स वर्टिकल बेंड हो रही है? तो जो हमारा फर्स्ट केस है जहां पे लाइट रेरर से डेंसर जाती है
वहां पे लाइट टुवर्ड्स वर्टिकल बेंड हो। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है इन विच ऑफ द अबाउ टू केसेस विल द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन सेकेंड मीडियम। कौन से केस में लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी? तो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहां पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी। मतलब कि जो हमारा सेकंड वाला केस है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है एज कंपेयर टू अबव वन, तो वहां पे उसकी स्पीड बन जाएगी। मतलब कि केस नंबर 2 के अंदर जो है वो स्पीड बढ़ने वाली है। अब हमें इसका रीजन भी बताना है, तो इसका रीजन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। ये एक्चुअल में हमने किस पे से लिखा है? स्नेल्स लॉ पे से लिखा है। तो ये बनेगा इसका प्रॉपर आंसर। फिर क्वेश्चन 45 में पूछा है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द रिफ्लेक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकल सेंटर ऑफ एन इन्वर्टेड मिरर। इन्वर्टेड मिरर का मतलब क्या हुआ? ऐसा मिरर जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता हो, ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। जब उसको फोकस पे रखते हैं तो सब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उस केस में इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बनती है। इसका रे डायग्राम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा दिया था जब हमने इस चैप्टर का डिस्कशन किया था। इसकी जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ में हमें इसके यूजेस भी लिखने हैं। तो कॉनकेव मिरर जो है उसको हम टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में, कार्स के अंदर भी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइट्स, और साथ साथ में डेंटिस्ट भी यूज करते हैं सो दैट जो हमारी टीथ है उसकी साइज हम उनको लार्जर दिखाए। अब अगेन एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टडिंग द फैक्टर्स ऑन विच इम्पीडेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। इम्पीडेंस एक ऐसा वर्ड है जो क्लास 12 में आप लोग पढ़ोगे। इम्पीडेंस का जो सिमिलर वर्ड है जो हम 10th में यूज करते हैं वो है हमारा रेजिस्टेंस। आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, 3 फैक्टर्स होते हैं, लेंथ, एरिया एंड टाइप ऑफ मटेरियल। इन 3 फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, दैट इज डबलिंग द लेंथ ऑफ द वायर द एमीटर ऑब्जर्व्स इज हाफ ऑफ व्हाट इट वाज एट द ओरिजिनल लेंथ। मतलब कि हमने ये देखा कि अगर हमने वायर की लेंथ को डबल कर दिया तो करंट उसमें से हाफ ही जा रहा था। कैसे पता चला? तो एमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो हाफ हो गया। मतलब कि जब हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और करंट जो है वो हाफ हो जाता है। सेकंड हमने ये ऑब्जर्व किया, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस बाय यूजिंग अ थिक वायर ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ। मतलब कि अगर हमने थिक वायर को यूज किया, बिकॉज थिक वायर का एरिया ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, और रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट अपने आप बढ़ जाता है। तो ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और लास्ट में हमने देखा कि अगर हमने सेम लेंथ का लेकिन डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का हमने यूज किया किसी भी वायर का, तो एमीटर की रीडिंग चेंज हो जाती है। मतलब कि अगर हम क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं, वायर की थिकनेस को चेंज करते हैं, लेंथ को कांस्टेंट रख के, तो भी हमने वहां पे देखा कि एमीटर के अंदर ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाता है। अब हमने ये जो सारी चीजें देखी उसके बेसिस पे हमें 3 आंसर्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है व्हेन कंडक्टिंग वायर इज 2 मीटर लॉन्ग इट्स रेजिस्टेंस इज 1 मीटर। मतलब कि लेंथ अगर हमारे पास 2 मीटर है तो रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम जितना है। ठीक है, अब पूछा है कि अगर हम लेंथ को 3 मीटर कर दे, लेंथ हमारा 3 मीटर हो जाए तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा। इसको डैश लिख देते हैं। आपको पता ही है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब क्या हुआ? R डैश अपॉन R विल बी इक्वल टू L डैश अपॉन L। हमें R डैश निकालना है, R की जगह पे 1, L डैश की जगह पे 3, L की जगह पे 2, तो हमारा जो R डैश है वो 3/2, यानी कि आंसर आएगा हमारे पास 1.5 ओम। अब नेक्स्ट पूछा है विल द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर
of the same length having area 3 square meter be greater or the less than that of nichrome wire having area of 1 square meter। हमारे पास दो वायर है, एक का एरिया है 3 मीटर स्क्वायर, दूसरे का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया चलता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो अगर हमारे पास एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर हमारे पास एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हमें पूछा है कि 3 मीटर स्क्वायर वाले का रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा कि लेस होगा। क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लेस होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारे बी का आंसर क्या आएगा, लेस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि इम्पीडेंस कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसका आंसर मैंने सबसे पहले बता दिया था, यहाँ पे लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाले का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन डी के क्वेश्चन आते हैं जो 4 मार्कर्स होते हैं और उसमें से हमें लिखने होते हैं एनी 5। क्वेश्चन 47 में पूछा है कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पीएच स्केल और उसका इंपॉर्टेंस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। पीएच स्केल जो है वो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंशन करता है। अब अगर वहां पे अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो उसका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लार्ज होगा। अगर कोई सब्सटेंस बेसिक है तो उसका OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लार्ज होगा। अब हमें उसका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है वो जानना है। हमारे स्टमक के अंदर जब भी डाइजेशन होता है तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच 1.4 जितना होता है। अब जब एसिड रिलीज होता है तो अगर फूड के अंदर जर्म्स या तो बैक्टीरिया होंगे तो वो पर्टिकुलर एसिड उसको मार देगा और हमें कोई भी डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा, और वो हमें हेल्प करेगा कि फूड जो है वो अच्छे से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाए। मान लो हमने ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है। उस केस में हम यूज करते हैं इनो, जो एक टाइप का एंट एसिड है, यानी कि एक बेस होता है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। इनो के अंदर क्या होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या तो हो सकता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन 48 में पूछा है राइट द कंपोजिशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड स्टेट एनी 4 यूजेस ऑफ इट। हमें वॉशिंग सोडा का कंपोजिशन यानी कि फॉर्मूला लिखना है, दैट इज Na2CO3, और उसके 4 यूजेस लिखने हैं। बहुत ही सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसको हम लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज कर सकते हैं। स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यानी कि कपड़े धोने में यूज किया जाता है। वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए। सोप है, पेपर है, ग्लास है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, और टेक्सटाइल्स और पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने लर्न किया होगा तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। फिर हमें पूछा है 49 जो चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। मतलब कि सोप किस तरीके से डर्ट को और ग्रीस को हमारे क्लोथ्स में से रिमूव करता है। तो कोई भी पर्टिकुलर सोप जो है उसका स्ट्रक्चर जो है, उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एक होता है उसके पास हाइड्रोफोबिक टेल, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है जिग जैग करके, ठीक है, ये वाला पार्ट, उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ, हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मतलब फोबिया। वो वाटर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगी। अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो किसके ऊपर अटैक करेगी, ग्रीस के ऊपर और डर्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट जो है वो चार्ज्ड होता है, उसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक हेड।
हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मतलब कि अट्रैक्टिंग, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये जो चार्ज्ड पार्ट है वो वाटर के साथ मिक्स होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो ग्रीस के साथ मिक्स होता है। जब भी हम क्लोथ के साथ ये पर्टिकुलर सोप या डिटर्जेंट को ऐड करते हैं और उसको रब करते हैं तो ये पार्ट जो चेन वाला पार्ट है वो ग्रीस को निकाल देगा, जो चार्ज्ड पार्ट है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और कुछ देर के अंदर सारा का सारा डर्ट जो है वो निकल जाएगा। सारा का सारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। इस तरीके से ये जो फॉर्मेशन हुआ एक पर्टिकुलर सर्कल जैसा बना, इसको हम एक क्लस्टर कहते हैं। उस क्लस्टर को कहा जाता है माइसेल फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा वर्ड है, याद रखना, 1 मार्क्स में भी इसको कई बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट पूछा है कि अमीबा के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, तो उसको कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जो पर्टिकुलर प्रोसेस अमीबा के अंदर होती है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंजेशन यानी कि सबसे पहले वो फूड को कंज्यूम करेगा, फिर डाइजेशन आता है मतलब कि वो डाइजेस्ट करेगा, फिर एब्जॉर्प्शन आता है, फिर एसिमिलेशन आता है, फिर इजेशन आता है। ये जो 5 स्टेप्स हैं किस तरीके से होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो वर्ड है उससे ही पता चल जाता है कि क्या प्रोसेस होने वाला। फिर भी अगर आप लोगों को वैसे डिटेल में लिखना ही होता है ये पर्टिकुलर आंसर, तो जिस तरीके से यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे अगर आप लोग एग्जाम में लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है हमारे पास नेम ए बी सी एंड डी इन द फिगर, और स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होता है वो हमें बताना है। तो ए वाला जो है हमारे पास जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारे बॉडी का, वो कौन सा पार्ट है आप लोग बता सकते हो, मैं जब बताऊं उससे पहले। तो ए वाले पार्ट को हम कहते हैं हमारा लीवर, बी वाला पार्ट जो है वो है हमारा स्टमक, सी वाला जो पार्ट है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और डी वाला जो पार्ट है वो है हमारा एक्सक्रीटरी पार्ट दैट इज एनस। अब स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होता है तो वो हम देखें। जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो वो ईसोफेगस के थ्रू गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है। ये जो फूड पाइप है उसको ईसोफेगस कहा जाता है। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड को ब्रेक करता है, डिसॉल्व करता है एसिडिक मीडियम के अंदर। पेप्सिनोजेन जो है वो फूड को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है यानी कि प्रोटीन बनाने का काम करता है, और म्यूकस जो है वो स्टमक की लाइनिंग को HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से सारा का सारा डाइजेशन होता है। फिर अच्छा क्वेश्चन है ह्यूमन आई वाले चैप्टर से कि मायोपिया क्या है और उसकी ट्रीटमेंट। मायोपिया का मतलब होता है जब किसी इंसान को दूर का नहीं दिखाई दे रहा, नजदीक का दिखाई दे रहा है। इसको नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। इस केस में इमेज जो है, जैसे कि नॉर्मल इंसान के लिए इमेज रेटिना पे बनती है, लेकिन अगर कोई मायोपिक पर्सन है जिसको दूर के चश्मे हैं उनके लिए इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनेगी। इसको करेक्ट करने के लिए क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाती है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस दैट इज कॉनकेव लेंस, जिसकी वजह से बाद में इमेज जो है वापिस से रेटिना के ऊपर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है। तो देखो ये वाला डायग्राम आप लोगों के टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। क्या होता है मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जब भी इलेक्ट्रिसिटी उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से हमारे घर में आती है तो 3 वायर होते हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। लाइव वायर का कलर रेड होता है, न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक होता है और अर्थ वायर का कलर ग्रीन होता है। ये आपको 1 मार्क्स में से भी पूछा जाता है।
अब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर पास होते हैं हमारे घर के अंदर फ्यूज जो होता है उसमें से। फ्यूज जो है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हीटिंग। जब भी ज्यादा करंट आ जाता है तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है और हमारे अप्लायंस को प्रोटेक्ट करेगा। आगे जाके करंट जो है वो पास होगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर में से, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनता है। फिर दोनों वायर जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जो है करंट हमारे जो घर के अंदर अलग अलग रूम है उसके अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये हमारे क्या है जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो सॉकेट है। सॉकेट के अंदर हम पिन लगा के कोई भी अप्लायंस को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा अर्थ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में 220 वोल्टेज का होता है। ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा बताई है, दैट इज जो हैवी अप्लायंसेस है उसके लिए 15 एम्पियर वाली सर्किट यूज की जाती है और जो लाइटर अप्लायंसेस है उसके लिए 5 एम्पियर वाली स्विचेस यूज कर। लास्ट क्वेश्चन हमारे पेपर का, दैट इज ओजोन लेयर क्या होती है, उसको हमें बताना है। वो कैसे डिप्लीट होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में वेस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए वो। ओजोन लेयर जो है वो एक्चुअल में O3 मॉलिक्यूल से बनती है, मतलब कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंबाइन होते हैं तब ओजोन बनता है। जब भी क्लोरीन और ब्रोमीन जो हमारी ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फियर में उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। साथ साथ में हमें आइडियाज शेयर करने हैं वेस्ट को डिस्पोज करने से। हम जो वेस्ट क्रिएट करते हैं उसको हम कैसे रिड्यूस करें, ठीक है, वेस्ट का कैसे डिस्पोजल करें। तो हमें जो बॉटल है, कप जो हम बेवरेजेस यानी कि चाय पीने के लिए या तो पानी पीने के लिए यूज करते हैं उसको रीयूज करना चाहिए। जो ग्रोसरी बैग्स है जहाँ पे हम सामान लेने के लिए जाते हैं उसको भी रीयूज कर सकते हैं। हमें कोई ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जो हम इजीली रिसाइकल करें और साथ साथ में जिसको हम कंपोस्ट करके जो है फर्दर यूज कर पाए इन डिफरेंट मैनर। आई होप आप लोगों को परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम दूसरे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। Until then, goodbye and have fun and best of luck from Shines की पाठशाला।